यूक्रेन में युद्ध की जोखिम भरी प्रकृति के साथ विश्व भू राजनीति एक नए मील के पत्थर पर पहुंच रही है। रूस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बदलते परमाणु सिद्धांतों की नई समझ भविष्य को अनिश्चित बना रही है। शीत युद्ध की समाप्ति के 3 दशक से भी ज्यादा समय बाद तक संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों को किसी गंभीर परमाणु खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। दुर्भाग्य से अब ऐसा नहीं है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोवियत नेताओं की याद दिलाते हुए अपनी परमाणु तलवारें लहरा रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से ही परमाणु हथियारों का मुद्दा दुनिया के लिए बड़े खतरे का सबब बना हुआ है। रूस ने इस संबंध में यूक्रेन और पश्चिम को बार बार धमकी दी है। पश्चिम व्लादिमीर पुतिन के नए परमाणु सिद्धांत को लेकर बेहद चिंतित है, जो यूक्रेनी संघर्ष में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को पूरी तरह से नकारता नहीं है। रूसी संघ के नवीनतम परमाणु सिद्धांत में अब यह कहा गया है कि किसी गैर परमाणु देश द्वारा किया गया हमला, यदि उसे किसी परमाणु शक्ति का समर्थन प्राप्त हो, तो रूस पर एक संयुक्त हमला माना जाएगा। परमाणु खतरे के परिदृश्यों के जवाब में कीव ने पश्चिमी देशों में अपने समर्थकों से रूस उत्तर कोरिया अक्ष में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया, क्योंकि उसका तर्क था कि इससे यूरोप और एशिया की सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पश्चिमी देशों ने विशेष रूप से रूस को इस बारे में बार बार चेतावनी दी है, लेकिन हाल के दिनों में आश्चर्यजनक रूप से चीन ने ही रूस को परमाणु मुद्दे पर चेतावनी दी है। बीजिंग लंबे समय से इस मुद्दे पर चुप रहा है, लेकिन अब जब क्रेमलिन ने एक नया परमाणु सिद्धांत अपनाया है, तो चीन ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। चीन ने भी रूस के इस कदम के खिलाफ कहा है कि अब बहुत हो गया। चीन ने रूस के परमाणु सिद्धांत पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और पुतिन की परमाणु समझ को उनके मुंह पर ही उजागर कर दिया। चीन ने इस मुद्दे पर रूस पर लगाम लगाने की कोशिश कैसे की? क्या पुतिन द्वारा किम जोंग की तरह परमाणु हथियारों पर बेतुके कदम उठाने के संकेत के बाद बीजिंग और मॉस्को के बीच संबंध बिगड़ रहे हैं? क्या पुतिन बीजिंग सरकार की इन चेतावनियों पर ध्यान देंगे? हम इन सभी सवालों और अन्य सवालों के जवाब खोजेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बीजिंग में एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौजूदा हालात में सभी संबंधित पक्षों को शांत और संयमित रहना चाहिए और बातचीत व परामर्श के जरिए तनाव कम करने और रणनीतिक जोखिमों को कम करने के लिए संयुक्त प्रयास करने चाहिए। चीनी पक्ष भी इस स्थिति से असहज है और उसने रूस को परमाणु विरोधी बयानों से चेतावनी दी है। लगभग 3 साल पहले यूक्रेन पर रूस के पूर्ण आक्रमण से कुछ हफ्ते पहले रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अन्य 3 स्थायी सदस्यों ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के साथ मिलकर यह घोषणा की थी कि परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। युद्ध की शुरुआत के बाद से चीनी नेतृत्व ने जनवरी 2022 के संयुक्त बयान को दोहराया है। इन कदमों को कभी कभी क्रेमलिन और उसके सहयोगियों द्वारा परमाणु युद्ध की सामयिक धमकियों की प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया है। बीजिंग ने अमेरिका की विस्तारित निरोध नीति पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है, जिसके तहत अमेरिका को दक्षिण कोरिया और जापान जैसे गैर परमाणु सशस्त्र संधि सहयोगियों की रक्षा के लिए अपने परमाणु छत्र का उपयोग करना पड़ता है। ये दोनों देश चीन के क्षेत्रीय पड़ोसियों में से हैं। रूस को दी गई चीन की परमाणु चेतावनी का उद्देश्य संभवतः अमेरिका को दक्षिण कोरिया और जापान को सैन्य समर्थन देकर क्षेत्र में मजबूत करने से रोकना है। वॉशिंगटन ने अब तक चीनी वार्ताकारों के तथाकथित पहले इस्तेमाल न करने की नीति को अपनाने के आह्वान का विरोध किया है, जो एक ऐसी प्रतिबद्धता है जिसके तहत परमाणु हथियारों का इस्तेमाल निवारक या पहले हमले की क्षमता के रूप में या किसी पारंपरिक हमले के जवाब में नहीं किया जाएगा। मॉस्को ने 1990 के दशक की शुरुआत में पहले इस्तेमाल न करने के सिद्धांत को त्याग दिया था। हालांकि अमेरिका और चीन ने सितंबर के अंत में बीजिंग सरकार द्वारा किए गए परमाणु मिसाइल परीक्षणों और इस महीने की शुरुआत में वॉशिंगटन द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों के बारे में एक दूसरे को सूचित करके रणनीतिक मुद्दों पर विश्वास बनाने की कोशिश की है। इन प्रयासों के अलावा नए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण और रूस पर बढ़े हुए प्रतिबंध उन निवारक उपायों में से हैं जो पुतिन को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से रोक सकते हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान ने रूस पर 16,500 से ज्यादा प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका और यूक्रेन के सहयोगियों ने 2 साल पहले रूस के आक्रमण का जवाब अभूतपूर्व प्रतिबंधों के साथ दिया था। उन्होंने रूसी तेल निर्यात पर मूल्य सीमा लगा दी, $300 अरब के रूसी विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया और रूसी वित्तीय संस्थानों और बाकी दुनिया के बीच कई संबंध तोड़ दिए।
परमाणु हथियारों के प्रसार और उपयोग को रोकने के लिए अमेरिका और चीन के अभियानों के बावजूद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अभी तक दुनिया को यह नहीं दिखाया है कि वे इस मुद्दे पर कोई विश्वसनीय नीति अपनाएंगे। परमाणु मुद्दे पर पुतिन को चीन की हालिया चेतावनियां रूस को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। निस्संदेह रूसी सामरिक परमाणु हथियारों का उपयोग चीन के लिए एक बड़ी दुविधा पैदा करेगा। अकेले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया ही बीजिंग को मास्को के साथ अपनी असीमित साझेदारी पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है। लेकिन रूसी हमला चीन की दशकों पुरानी परमाणु नीति के भी विपरीत होगा। 1964 में अपना पहला परमाणु उपकरण विस्फोट करने के बाद से चीन ने पहले इस्तेमाल न करने की नीति के साथ साथ निश्चित जवाबी कार्रवाई के जरिए प्रतिरोध की रणनीति भी अपनाई है। इस प्रकार लगभग 6 दशकों से चीनी नेता परमाणु हथियारों की भूमिका को आत्मरक्षा तक सीमित और पारंपरिक अभियानों और सिद्धांतों से अलग मानते रहे हैं। निरस्त्रीकरण मामलों के प्रभारी चीन के राजदूत ली सोंग ने इस रुख की पुष्टि करते हुए कहा, चीन ने एक गंभीर प्रतिबद्धता जताई है कि वह किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाला पहला देश नहीं बनेगा। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर शी जिनपिंग के रुख में किसी वैध बदलाव का संकेत देने के बजाय ये घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के बारे में बीजिंग की बदलती धारणा की ओर इशारा करते हैं। इस प्रकार यदि रूस यूक्रेन के विरुद्ध सामरिक परमाणु हथियार का प्रयोग करता है तो बीजिंग को सार्वजनिक रूप से चाहे केवल बयानबाजी में ही क्यों न हो प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता महसूस होगी। चीन रूस संबंधों के लिए परमाणु हमले का क्या अर्थ होगा? हालांकि मास्को द्वारा परमाणु हथियारों का प्रयोग बीजिंग को अत्यंत कठिन स्थिति में डाल देगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि चीन रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को पूरी तरह से त्याग दे। हालांकि चीन रूस रणनीतिक साझेदारी निश्चित रूप से समस्याओं से रहित नहीं है, फिर भी यह तब तक जारी रहने की संभावना है जब तक बीजिंग और मास्को के नेता संयुक्त राज्य अमेरिका को अपना मुख्य खतरा मानते हैं, और यह स्थिति निकट भविष्य में बदलने वाली नहीं है। कुछ लोगों ने हाल की घटनाओं जैसे पुतिन द्वारा यूक्रेन में युद्ध को लेकर चीन के सवालों और चिंताओं को स्वीकार करना को चीन रूस संबंधों में दरार का सबूत बताया है, लेकिन यह एक दूर का सपना है। बहुत संभव है कि ली के बयान युद्ध पर बीजिंग के रुख को सटीक रूप से दर्शाते हों, और पिछले हफ्ते ही चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से फ़ोन पर बात की थी, जिसमें दोनों ने चीन और रूस के बीच उच्च स्तर के आपसी विश्वास और ठोस आपसी सहयोग पर चर्चा की, और पुतिन की धमकियों के मद्देनज़र चीन रूस संबंधों के प्रति बीजिंग की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। इस लिहाज से बीजिंग बिना परमाणु हमले के यूक्रेन में और तनाव बढ़ने की संभावना को बर्दाश्त कर सकता है। इसके अलावा हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि रूस द्वारा सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की स्थिति में भी चीन रूस के साथ अपनी मित्रता बनाए रखेगा। हालांकि यह भी संभव है कि वह रूस को कड़ी चेतावनी दे और ऐसी स्थिति में रूस के प्रति अधिक सतर्क और प्रतिबंध उन्मुख रुख अपनाए। बीजिंग की प्रतिक्रिया विशिष्ट परिस्थितियों और मास्को द्वारा इसके इस्तेमाल के औचित्य पर निर्भर हो सकती है, लेकिन शी जिनपिंग पुतिन के युद्ध के लिए कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं? पुतिन अपनी दोस्ती पर गर्व करते हैं, वहीं शी के लिए चिंता का कारण हो सकता है। अमेरिका ने बीजिंग और हांगकांग स्थित बैंकों और कंपनियों के खिलाफ कई नए प्रतिबंधों की घोषणा की है, जिन पर कथित तौर पर मौजूदा प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए मास्को के साथ सांठगांठ करने का आरोप है। क्योंकि चीन रूस को हथियार नहीं बेचता, लेकिन वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स का मानना है कि चीन युद्ध के लिए ज़रूरी तकनीक और पुर्जे निर्यात कर रहा है। हाल ही में बीजिंग की यात्रा पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि चीन शीत युद्ध के बाद से यूरोपीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे को बढ़ावा दे रहा है। उनके लिए यह एक लाल रेखा बन गई है। लेकिन चीन का दावा है कि यूक्रेन पर उसका रुख तटस्थ है और युद्ध के बाहर वाणिज्यिक उपयोग वाले निर्यात नियमों का उल्लंघन नहीं करते। लेकिन ये आरोप शी जिनपिंग की फ्रांस यात्रा के बाद सामने आए, जिससे बैठक में खलल पड़ा जो आकर्षण का केंद्र होना चाहिए था। चीन पर संदेह करने वाले और चीन के कट्टर समर्थक भी तेजी से मुखर हो रहे हैं और शी जिनपिंग से अपने रूसी समकक्ष पर ऐसे समय में और दबाव डालने की मांग कर रहे हैं जब यूरोपीय संघ अपने टैरिफ पर विचार कर रहा है। और हकीकत ये है कि चीन की सुस्त अर्थव्यवस्था अपने व्यापारिक साझेदारों के इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती। घरेलू स्तर पर कमजोर मांग का मतलब है कि चीन को इन विदेशी बाजारों की जरूरत है। यह सब शी जिनपिंग को मुश्किल स्थिति में डाल देता है।
यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से कुछ दिन पहले दोनों नेताओं ने सहयोग को गहरा करने के लिए असीमित साझेदारी की घोषणा की थी। पश्चिम के खिलाफ अपने वैचारिक संघर्ष में दोनों भाइयों के लिए यह एक सार्थक कदम था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, यह गठबंधन उतना असीम नहीं रहा। विश्लेषण के अनुसार सबसे पहले यह शब्द सरकारी मीडिया से लगभग गायब हो गया है। कार्नेगी एंडोमेंट के एक वरिष्ठ फेलो जाओ टोंग का कहना है कि बीजिंग ने मॉस्को के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी की सीमाहीन प्रकृति को कम करके आंका है। चीन पश्चिमी प्रभाव को कमजोर करने के लक्ष्य का समर्थन करता है, लेकिन वह रूस की कुछ रणनीतियों से असहमत है जिनमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी भी शामिल है। चीन रूस को बिना शर्त समर्थन देने के दिखावे की प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान से अच्छी तरह वाकिफ है और वैश्विक मंच पर अपनी कथित वैधता को बढ़ाने के लिए लगातार अपनी रणनीतियों को विकसित कर रहा है। अपनी हालिया यूरोप यात्रा के दौरान श्री शी ने कहा कि देश न तो इस संकट का निर्माता है और न ही इसमें कोई पक्ष या भागीदार। चीन अपने नागरिकों को भी यही बता रहा है। बीजिंग से उठ रही कुछ और आवाज़ें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि इस बात को लेकर मतभेद पैदा हो रहे हैं कि चीनी जनता का कम से कम एक हिस्सा इस सीमाहीन रिश्ते का कितना समर्थन करने को तैयार है। फुदान विश्वविद्यालय में रूसी और मध्य एशियाई अध्ययन केंद्र के निदेशक फेंग युजुन ने द इकोनॉमिस्ट में लिखा है कि यूक्रेन में रूस की हार तय है। चीन में यह एक साहसिक दृष्टिकोण है, लेकिन फिर श्री शी ने यह भी संकेत दिया कि वे शांतिदूत बन सकते हैं। पिछले मार्च में मॉस्को की अपनी आधिकारिक यात्रा के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को फोन करके इस बात पर जोर दिया कि चीन हमेशा शांति के पक्ष में खड़ा है। लेकिन क्या रूस वाकई परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा? जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, उस दिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि जो भी उनके रास्ते में आएगा, रूस तुरंत जवाब देगा और इसके परिणाम इतिहास में अभूतपूर्व होंगे। इन बयानों को व्यापक रूप से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी के रूप में देखा जा रहा है। इन बयानों के अलावा पुतिन ने अपने परमाणु बलों को विशेष युद्ध तत्परता पर भी रखा है, हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि इसका व्यवहार में क्या मतलब है। विशेषज्ञों के अनुसार यूरोप में बढ़ते युद्ध और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना कम ही है। लेकिन अगर हालात और बिगड़ते हैं तो यह सवाल कि क्या रूस वाकई किसी नाटो देश पर परमाणु बम गिराएगा, हमेशा चर्चा का विषय रहेगा। इन सवालों के असली जवाब बेशक श्री पुतिन के दिमाग में ही हैं, लेकिन रूस के पास एक सैन्य सिद्धांत है जो उसके परमाणु बलों की तैनाती का मार्गदर्शन करेगा। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स के अनुसार रूस का परमाणु हथियारों का भंडार दुनिया में सबसे बड़ा बना हुआ है। आंकड़ों के अनुसार तैनात आरक्षित और सेवानिवृत्त सहित रूसी परमाणु हथियारों की अनुमानित संख्या 5,580 है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 5,044 और चीन के पास 500 परमाणु हथियार हैं। एक हालिया गैर सरकारी अनुमान के अनुसार रूस के पास लगभग 1,710 तैनात परमाणु हथियार हैं, जिनमें 3 रणनीतिक वितरण वाहन, लगभग 328 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें, 12 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां और 192 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। 26 मार्च को रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख और देश के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने सैन्य सिद्धांत का हवाला देते हुए उन परिस्थितियों का उल्लेख किया जो रूस को इन हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। एक साक्षात्कार में श्री मेदवेदेव ने कहा कि रूस और उसके सहयोगियों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बिना भी देश के अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है। जैसा कि हमने बताया, यह सिद्धांत मुख्यतः 1999 में श्री पुतिन की देखरेख में तैयार किया गया था, जब वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख और तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। इसने कुछ परिस्थितियों में परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल को अधिकृत किया था, लेकिन इसके पूरे महत्व को समझने के लिए हमें सोवियत संघ के परमाणु रुख पर और पीछे जाना होगा। शीत युद्ध के अधिकांश समय में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु हथियारों को अंतिम निवारक के रूप में देखा। सामरिक परमाणु हथियार जो अक्सर शहरों को निशाना बनाते थे, इतने विनाशकारी थे कि उनका उपयोग लगभग अकल्पनीय था। सोवियत संघ ने 1982 में आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियारों के पहले प्रयोग को त्याग दिया। अमेरिकी और सोवियत रक्षा प्रतिष्ठान ज्यादातर जानते थे कि एक दूसरे क्या कर रहे हैं। उनके पारस्परिक निश्चित विनाश के सिद्धांत, जो यह गारंटी देते थे कि कोई भी देश परमाणु युद्ध नहीं जीत सकता, आपसी समझ पर आधारित थे।
लेकिन 1990 के खाड़ी युद्ध के दौरान प्रदर्शित पारंपरिक हथियारों में अमेरिका की श्रेष्ठता ने सब कुछ बदल दिया। गति बनाए रखने में असमर्थ रूस ने अपनी परमाणु शक्तियों पर अधिकाधिक निर्भरता शुरू कर दी। रूसी सेना के अपने निम्नतम स्तर पर होने के कारण देश की सरकार ने 1993 में पहली बार परमाणु उपयोग न करने की नीति को त्याग दिया। 2000 में इसके संशोधित सैन्य सिद्धांत में कहा गया कि परमाणु हमला उस विरोधी के विरुद्ध किया जा सकता है जिसकी पारंपरिक शक्तियां और रूस की पारंपरिक सुरक्षा को ध्वस्त करने का खतरा पैदा करती हों। सैद्धांतिक रूप से परमाणु बलों पर यह बढ़ती निर्भरता केवल अस्थायी थी जब तक कि रूस अमेरिका की पारंपरिक ताकतों की बराबरी नहीं कर लेता। हालांकि व्यवहार में रूसी पक्ष अमेरिका के साथ कदम ताल नहीं मिला सका और मास्को के अधिकारियों ने अपनी परमाणु शक्तियों के अधिक उपयोग की बात शुरू कर दी। 2009 में सुरक्षा परिषद के प्रमुख के रूप में श्री पुतिन के उत्तराधिकारी ने कहा कि रूस के पास एक व्यापक क्षेत्रीय या यहाँ तक कि स्थानीय युद्ध में पारंपरिक हथियारों का उपयोग करने वाले किसी हमलावर के खिलाफ सीमित परमाणु हमले करने का विकल्प है। उन्होंने पूर्व आक्रमणकारी परमाणु हमलों का भी जिक्र किया। दूसरे शब्दों में, परमाणु हथियार केवल चरम स्थितियों में ही इस्तेमाल किए जाने वाले अंतिम हथियार नहीं थे। वे सामरिक हो सकते थे। उनका इस्तेमाल शहरों के बजाय कमान और नियंत्रण केंद्रों या हवाई अड्डों के खिलाफ किया जा सकता था, और रूसी भाषा में कहें तो वे विशेष क्षति पहुंचा सकते थे। सामान्य शब्दों के एक अजीब उलटफेर में सैन्य सिद्धांत परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को भी तनाव कम करने वाला कहता है, क्योंकि माना जाता है कि ऐसे हमलों से होने वाला विनाश सीमित होगा। तब से रूस ने उन परिस्थितियों को और स्पष्ट कर दिया है जिनमें वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। रूस के सैन्य सिद्धांत के नवीनतम संस्करण में 2010 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन में यह प्रावधान था कि जब किसी राज्य के अस्तित्व को ही खतरा हो तो पारंपरिक ताकतों के साथ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किसी विरोधी के खिलाफ किया जा सकता है। यह 2000 के सिद्धांत की तुलना में थोड़ी सख्त आवश्यकता भी प्रतीत होती थी, जिसमें रूसी संघ की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर परिस्थितियों में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को अधिकृत किया गया था। 2020 में रूसी सरकार ने तर्क दिया कि वह परमाणु हथियारों को केवल निवारण के साधन के रूप में देखती है। इस आकलन के अनुसार रूस के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी केवल अन्य परमाणु सशस्त्र राष्ट्रों के साथ संघर्षों में ही किया जाना चाहिए था, लेकिन रूस नाटो के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता था और अपने सैन्य सिद्धांत पर अडिग भी रह सकता था। आखिरकार नाटो के पास परमाणु हथियार हैं रटे। रूस इसे अपने लिए खतरा मानकर एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। रूस पहले ही कह रहा है कि यूक्रेन के समर्थन में पश्चिमी प्रतिबंध परमाणु हमला करने के लिए युद्ध की घोषणा के समान हैं। श्री पुतिन ने बार बार यह भी तर्क दिया है कि अमेरिका और पश्चिमी देश रूस को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। विश्लेषकों का तर्क है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूस ने बिना किसी सबूत के यूक्रेन पर प्लूटोनियम से चलने वाला डर्टी बम बनाने का आरोप लगाया है, जबकि यूक्रेन के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। इसके अलावा, जैसा कि पहले बताया गया है, यूक्रेन द्वारा क्रमशः ब्रांस्क और कुर्स्क में सैन्य ठिकानों पर किए गए अटैकामास और स्टॉर्म शैडो मिसाइल हमलों ने रूस द्वारा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना को बढ़ा दिया है। हालांकि यूक्रेन में रूस की पारंपरिक हार की संभावना कम है, लेकिन श्री पुतिन को यह तय करना पड़ सकता है कि वे अपने सिद्धांत को लागू करें या नहीं। यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट होगा। यही एक मुख्य कारण है कि चीन ने पिछली बार परमाणु मुद्दे पर रूस को चेतावनी दी थी। बीजिंग सरकार को इस बात का डर नहीं है कि रूस अपने हथियार उद्योग के मामले में अमेरिका से पिछड़ रहा है, बल्कि उन्हें डर है कि पुतिन परमाणु हथियारों के साथ कोई बड़ा कदम उठाकर पूरी वैश्विक व्यवस्था को तहस नहस कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर बीजिंग की क्या प्रतिक्रिया है? शी जिनपिंग ने चेतावनी दी है कि चीन को सबसे खराब परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और तेज हवाओं, लहरों और यहां तक कि खतरनाक तूफानों का भी सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर रूस सामरिक परमाणु हथियार का इस्तेमाल करता है, भले ही यह सबसे खराब स्थिति न हो, तो भी यह निश्चित रूप से एक खतरनाक तूफान पैदा करेगा। चीनी नेता यथासंभव इस सबसे बुरी स्थिति से बचना चाहेंगे। हाल के घटनाक्रमों के बाद उन्होंने रूस की परमाणु संबंधी बयानबाजी पर अपनी असहजता व्यक्त की है और अप्रत्यक्ष रूप से ही सही मास्को को आगे की धमकियों से रोकने की कोशिश की है। नवीनतम कार्यपत्र के अनुसार चीन अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और प्रभाव को बढ़ाना चाहता है
और वैश्विक शासन में अपनी बड़ी भूमिका निभाना चाहता है। अगर मॉस्को सचमुच परमाणु हमला करता है तो आने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया बीजिंग को नैतिक अधिकार और दृढ़ विश्वास वाली एक जिम्मेदार महाशक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ हद तक आलोचना या निंदा व्यक्त करने के लिए मजबूर करेगी। ऐसा परिदृश्य निस्संदेह चीन रूस संबंधों के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी, लेकिन यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि चीन पूरी तरह से संबंध तोड़ देगा। भारी अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश के बावजूद बीजिंग किसी बड़े विरोध से बचने की अपनी क्षमता को लेकर इतना आश्वस्त हो सकता है कि वह रूसी परमाणु हमले का केवल बयानबाजी वाला जवाब ही दे सकता है। चीनी नेताओं ने रूस से ध्यान हटाने के लिए बार बार अमेरिका और नाटो को यूक्रेन संघर्ष में भड़काने वाले के रूप में चित्रित करने की कोशिश की है। अगर बीजिंग इसी तरह उत्पन्न गुस्से को कम कर पाता है तो चीन रूस संबंध इस तूफान से उबर सकते हैं, और ऐसा रास्ता चीन को एक परिपक्व और सिद्धांतवादी महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा, जिसका लक्ष्य दोनों पक्षों के लिए जीत वाले समाधान तलाशना है। लेकिन रूस की परमाणु हथियार क्षमता अभी भी एक वैश्विक संकट को भड़काने के लिए पर्याप्त है। दूसरी ओर परमाणु हथियारों के मामले में रूस अकेला ऐसा पक्ष नहीं है जिस पर चीन को लगाम लगाने की जरूरत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परमाणु हथियारों की बात आते ही रूस के बाद उत्तर कोरिया सबसे पहले ध्यान में आने वाले देशों में से एक है। 7 फरवरी को एक परमाणु उपकरण के परीक्षण के ठीक 1 महीने बाद, जिसके बारे में उत्तर कोरिया ने अविश्वसनीय रूप से दावा किया था कि वह हाइड्रोजन बम है, उसने अंतरिक्ष में UNHA-3 उपग्रह प्रक्षेपण रॉकेट प्रक्षेपित किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और क्षेत्रीय पड़ोसियों, खासकर जापान और दक्षिण कोरिया की नाराजगी उस समय भी वैसी ही थी जैसी आज है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने विधिवत एक आपात बैठक बुलाई। अमेरिकी विदेश विभाग ने उत्तर कोरिया के खिलाफ अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की अपनी मांग दोहराई, जिसे इस दुष्ट देश के एकमात्र नाममात्र के सहयोगी चीन ने खारिज कर दिया। दिसंबर 2012 के बाद से दूसरा 3 चरणीय रॉकेट प्रक्षेपण व्यापक रूप से अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास कार्यक्रम का हिस्सा माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर उपग्रह के बजाय 1000 किलोग्राम का वारहेड ले जाने के लिए इसे संशोधित किया जाए तो UNHA-3 अलास्का और संभवतः हवाई तक पहुंच सकता है। एक उपयोगी ICBM प्राप्त करने के लिए उत्तर कोरियाई वैज्ञानिक संभवतः अतिरिक्त तकनीकों में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उत्तर कोरिया को पहले एक ऐसा परमाणु वारहेड बनाना होगा जो मिसाइल पर लगाने लायक छोटा हो। दूसरा, उन्हें लक्ष्य तक हथियार ले जाने के लिए एक पुनः प्रवेश वाहन का डिजाइन और निर्माण करना होगा। इनमें से कोई भी कदम उत्तर कोरिया के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अनुमान यही है कि अगर किम जोंग उन शासन की इस रणनीतिक गणना को बदलने के लिए कुछ नहीं हुआ कि परमाणु हथियार ही उसके अस्तित्व की अंतिम गारंटी हैं, तो वे अंततः वहां पहुंच ही जाएंगे। इसे रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि चीन अपने बैंकों और कंपनियों को वहां व्यापार बंद करने का आदेश दे, जिससे इस एकांत राज्य की नाजुक अर्थव्यवस्था पर ताला लगने का खतरा पैदा हो सकता है। चीन को डर है कि अगर यह शासन गिर गया तो उसे सीमा पार से अपने उत्तर पूर्व में शरणार्थियों की बाढ़ का सामना करना पड़ेगा, और साथ ही अपने और दक्षिण में अमेरिका के सहयोगी के बीच एक उपयोगी बफर भी खत्म हो जाएगा। इसलिए उत्तर कोरिया को लेकर मौजूदा चिंता चीन के लिए बिना कीमत चुकाए नहीं है। यह शर्मनाक है कि चीन का अपने छोटे पड़ोसी के कार्यों पर इतना कम प्रभाव है। इसके अलावा चीनी पक्ष दक्षिण कोरिया की मिसाइल रक्षा प्रणाली में सुधार की अमेरिकी इच्छा को भी चिंता की दृष्टि से देखेगा। दक्षिण कोरिया द्वारा अपने नौसैनिक विध्वंसकों पर वर्तमान में तैनात एजिस प्रणाली के अतिरिक्त टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस या THAD प्रणाली का अधिग्रहण चीन को मुश्किल स्थिति में डाल रहा है। अमेरिका का कहना है कि THAD केवल उत्तर कोरिया से उत्पन्न खतरे पर ही केंद्रित रहेगा, लेकिन चीन को डर है कि अगर इसे जापान और अमेरिका द्वारा संचालित प्रणालियों के साथ एकीकृत कर दिया गया तो इससे उसकी अपनी मिसाइल शक्ति कम हो जाएगी। फिलहाल शी जिनपिंग श्री किम पर लगाम लगाने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। शी जिनपिंग के प्रयास करने में हिचकिचाहट का एक और कारण शायद ये है कि उन्हें यकीन नहीं है कि वे ऐसा करेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग श्री पुतिन को रोकने के लिए पूरी तरह बाध्य हैं, क्योंकि संभावित परमाणु युद्ध की पहली रफ्तार रूस से आने की संभावना है। अगर चीन रूस को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाता है तो उत्तर कोरिया इस संदेश को गंभीरता से लेगा और कोई और साहसिक कदम उठाने से बच सकता है। दूसरे शब्दों में, रूस को वर्तमान में परमाणु गतिरोध का केंद्र माना जा रहा है। परिणाम स्वरूप चीन को रूस का विरोधी माना जा रहा है।
इस गठबंधन को लेकर पश्चिम की बेचैनी बढ़ती जा रही है और श्री शी जिनपिंग की शांति स्थापना में भूमिका निभाने की उम्मीदें अब तक विफल रही हैं। ऐसे में वे उस अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कृत देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के जोखिम का आकलन करेंगे जिसे उन्होंने कभी अपना साथी और प्रिय मित्र दोनों कहा था।